बता दिया था कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो ये चैप्टर जैकपॉट चैप्टर है। ये चैप्टर के हिसाब से अगर लास्ट ईयर की कंडीशन की बताऊं तो इस चैप्टर से 2 से लेके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका वेटेज इतना अच्छा नहीं है, 5 या 6 का ही वेटेज है, पर इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। और फेवरेट और जो क्वेश्चन है ना अंडरस्टैंडेबल, और अगर एग्जाम में आया ना तुम लोग इजीली एक्सेस कर लोगे, समझ लोगे कि अरे हाँ सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो सब समझ में आएगा तुम लोग। फिर कुछ फॉर्मूले देखे थे हम लोग ने, जैसे यहाँ पर हम लोग ने जो फॉर्मूले देखे थे वो थे मेन वेलोसिटी। मेन वेलोसिटी का मतलब एवरेज होता है, करेक्ट? रिमेंबर ये वाला पार्ट याद है सर सभी को? आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, मेन वेलोसिटी मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया था, कोई ने बताया नहीं, फरहान नहीं बता रहा है। अभी आ रही है स्क्रीन सभी को? हाँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ये वाला सब फॉर्मूला यूज किए थे और प्रेशर ऑफ द गैस पता किए थे। देखो आप आ गए ना नए कॉन्सेप्ट में। अब याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला निकाला था, क्या मिला मुझे? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। याद है ये फॉर्मूला हम लोग ने फाइंड किया था। बोला था कि ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है, इस फॉर्मूला का हम लोग किसी भी टाइप का जो भी बॉक्स हो या सिलेंडर हो, कोई भी टाइप की चीज हो, उसके अंदर अगर कोई गैस प्रेजेंट है तो उस गैस का हम लोग प्रेशर पता कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे घर में अगर रूम की बात करें तो तुम उस रूम का भी प्रेशर नाप सकते हो। अगर तुम अपने घर की जो डेंसिटी पता कर लो कि एक्चुअली डेंसिटी कितनी लग रही है उस गैस के लिए, मतलब मास अपन वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। और एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होती है वो पता कर लो तो आसानी से प्रेशर पता कर सकते हो। तो कंडीशन अप्लाई होती है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ वेरियस स्मॉल स्मॉल डेरिवेशन करना, इसमें से ये पहला डेरिवेशन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए आपको। पहले डेरिवेशन में क्या करना है, ये बताना है कि जो स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी होती है, सी का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में? सी क्या है अपना? वेलोसिटी। ये बराबर होती है, किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ टी के। यहाँ पे टी क्या है अपना? टेम्परेचर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको अब मेरे को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए मैं वापस से वही फॉर्मूला लूंगा। मेरा प्रेशर का क्या था? प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो सी स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट मीन शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? आर एम एस। हमें क्या, मुझे पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी है मास अपन वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आई होप ये फर्स्ट स्टेप तुम लोगों को क्लियर होगा कैसे आया। एकदम आसान डेरिवेशन है, यहाँ तक समझा सभी को क्या करना है? अरमान, कुलसुम का, फरहान, हाँ सर। पक्का? ठीक। अब ये जो v है ना, टेक दिस v लेफ्ट हैंड साइड। इफ यू आर टेकिंग दिस v लेफ्ट हैंड साइड, सर 1/3 कांस्टेंट है। हाँ, बिकॉज वी ठीक हैव है, नो समझ चॉइस गया। ना, हमारे पास कुछ और ऑप्शन है क्या इस डेरिवेशन को सॉल्व करने का? तो कल जो नहीं। डेरिवेशन की है ना, उस डेरिवेशन से हमें ये फॉर्मूला मिला था। इस फॉर्मूले की मदद से बाकी डेरिवेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो मैंने ये लिख दिया। अब ये जो v दिख रहा है तुम लोगों को, टेक दिस v लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा pv इज इक्वल टू 1/3 mc। राइट साइड को मैंने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया। पर मेरे को आइडियल गैस इक्वेशन पता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये केमिस्ट्री में भी पढ़े। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही है ना आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस क्या बोलता है कि जो पीवी होता है मतलब प्रेशर वॉल्यूम होता है, वो किसके बराबर है? आर और टी के, मतलब गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के। तो यहाँ पर तुम्हें पीवी दिख रहा है क्या? तो क्या मैं इस पीवी की जगह आर टी रख सकता हूँ क्या? ऑफकोर्स रख सकता हूँ ना, कि बोथ आर इक्वल ना। तो मैं इस पीवी हाँ। की जगह पे क्या रख दूंगा? आर टी। देखो हाँ राइट ठीक। साइड में कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं राइट साइड का कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तुमको। सर ठीक है, वो स्मॉल आर और बड़े आर में कोई फर्क है या स्मॉल आर एक और ही है? बिग आर में डिफरेंस होता है। कौन से आर की बात करूँ? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। यहाँ हाँ पे किसी सर। को डाउट है? फर्स्ट स्टेप हमें ये प्रूव करना है। मैंने प्रेशर देन वही फॉर्मूला लिया, प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑफ गैस का। फिर हम लोग ने क्या किया, वी को लेफ्ट साइड लिए, उसके बाद 3 को भी लेफ्ट साइड ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया, करेक्ट? उसके बाद मैं क्या बोला, हाफ एम सी स्क्वायर। ये बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के जैसा फॉर्मूला है, तो मैं बोल सकता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है, 3/2 पी वी। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेशन फॉर ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में क्या है, वापस से सेम कॉन्सेप्ट लेंगे। इसमें क्या फाइंड करना है पता है क्या? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है 3/2 पी। ये मेरे को शो करना है। ठीक है, तो वापस से वही ओल्ड फॉर्मूला, वापस से सेम फंडा, वी को लेफ्ट साइड लिया, यहाँ तक तो सेम जा रहा है। और सेम प्रोसेस, वापस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया, ये भी कॉन्सेप्ट सेम जा रहा है। अब नया क्या है मालूम है, यानी मैं ऊपर तक तो यहाँ तक तो सेम ही जा रहा हूँ, करेक्ट ना? अब यहाँ पर नया क्या किए, डिवाइड बाई वी कर दो।
अगर मैं डिवाइड बाय वी करता हूँ तो इसके नीचे भी वी आ गया है, देखो इस पूरे भाग के नीचे भी क्या आ गया, वी आ गया। वी अब ये वाले वी सर को काटो। वी क्यों लिए? यहाँ पे थोड़ा फोर्सफुली कंसेप्शन किया है क्योंकि हमको वो चीज चाहिए ना। और अगर आप दोनों साइड में कोई चीज को अप्लाई करते हो तो साइंस के हिसाब से वो गलत नहीं होता। हमने एडिशनल हाँ एप्लीकेशन की वो तो और बराबर है, क्यों किया है क्योंकि हमें कट जाएगा वॉल्यूम चाहिए, स्प्लिट ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। तो ये भी को मैं अगर काट देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मिल गया ना, प्रूव हो गया ना। तो प्रूव में कैसा थोड़ा जबरदस्ती रहता है, करना पड़ता है, समझ गए। अब एक और हाँ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डेरिवेशन भी करा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में तो इतना भी नहीं रहेगा। दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या प्रूव करना है कि 3/2 RT अपन M0 बराबर है 3/2 KBT के। यहाँ पर जो B है वो एक सर, ये चैप्टर में बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट। डेरिवेशन है क्या, आगे हाँ कुछ लेकिन दिखा ये कोई? बहुत इजी डेरिवेशन, अभी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी एक लिमिट के बाद। टोटल 4 डेरिवेशन है बस, 4 और 5 डेरिवेशन, ज्यादा नहीं। इसमें भी सेम फंडा अप्लाई कर रहे हैं, 3/2 PV = 1/2 MC। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ पर भी हम हाँ वही फॉर्मूला लेंगे 1/3 रो। क्यों किया समझ में आया, क्योंकि वाई वी आर हाँ वेस्टिंग ओवर टाइम जब हमें पता ही कैसे आता है। इसके बाद मुझे पता है ½ MC² क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अगर मुझे n नंबर ऑफ गैस चाहिए तो n नंबर के लिए मुझे एवोगैड्रोस नंबर यूज करना पड़ेगा। 1 मोल ऑफ गैस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, तो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से एवोगैड्रोस नंबर होता है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, 1 मोल की जगह क्या लगा दे रहा, n0। ये n0 क्या है, n0 यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर है, बस और कुछ नहीं है। अगर तुम इधर पे n0 अप्लाई करते हो तो लेफ्ट साइड पे n0 अप्लाई करोगे। तो क्या करना है, बस RT के नीचे n0 लिख देने का, समझ में आया, और कुछ नहीं करना है। सेकेंड, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को वापस से देखूं तो मैं क्या, ये जो R/N0 है ना, ये इसको एज अ कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ। मुझे पता है R कांस्टेंट होता है और जो एवोगैड्रोस का नंबर होता है ना वो भी कांस्टेंट होता है, बरोबर ना। क्या वो चेंज होता है क्या 6.022? कभी तुमने नहीं देखा नहीं, है यहाँ पे कांस्टेंट यस। हो, तो अगर ये कांस्टेंट है तो आउट करो। निकल जाएगा अब ना वो। यहाँ पर हाँ क्या बोल रहा है, ये जो कांस्टेंट के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बताया था ना, उसका नाम बोल्ट्जमैन था। तो बोल्ट्जमैन ने क्या बोला कि R/N0 ये मेरा कांस्टेंट है, और सिंबल कौन सा यूज करने का इसके लिए, KB यूज करने का। इस KB का मतलब क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझ में आया। ठीक सही। है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो मेरे पास बचा क्या, 3/2 T बचा, करेक्ट। और मैं R/N0 की जगह पे क्या ले लूंगा, KB ले लूंगा। समझ में आया क्या किया मैंने, 3/2 KBT। ये क्या मिला मुझे, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस मिला, करेक्ट। और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या मिला मुझे, 3/2। एक दो है मेरे पास, या मैं ये ले सकता हूँ या जो मैंने KB पुट करके किया वो ले सकता हूँ। हो गया प्रूफ, हम लोग यही तो प्रूफ करने का था, RT/N0 KBT। समझा कैसे किया प्रूफ, बहुत ही सिली था, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल टाइप है, ठीक है। अब ये डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी है। इवन चार्ल्स लॉ भी नहीं है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, डेल्टन लॉ भी नहीं है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता क्या है वो समझते हैं। तो मैक्सवेल ने ना, इसका काफी बड़ा डेरिवेशन है, पर तुमको करना नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं, थोड़ी ये जानकारी है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो क्या बोल रहा है इसने ना, मैक्सवेल ने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पे एक ग्राफ बनाया। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल मतलब गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी। इसने क्या बोला कि किसी, एक मान लो किसी चीज के अंदर कितनी गैस होगी वो उसकी स्पीड तय करेगी। समझ में आया क्या बोल रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक थैला है, ठीक है, और इस थैले में बहुत सारे मार्बल भरे हुए हैं। अब मैं एक बंदे को बोलता हूँ, मान लो इसके अंदर जो व्हाइट मार्बल है वो ज्यादा है, ठीक है। मान लो व्हाइट मार्बल 100 है और जो रेड मार्बल है हाँ उनकी क्वांटिटी 20 है। अब मैं बोलता हूँ इसमें से हाथ डालो, और मैं बोलूंगा अरमान, अरमान गैस कर कि फरहान कौन सा मार्बल निकालेगा, रेड निकालेगा या व्हाइट निकालेगा, बताओ कौन सा तुम्हारे हाथ में आएगा, इजीली कौन सा हाथ में आ जाएगा तुम्हारे। सर, व्हाइट वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ऑफकोर्स, क्योंकि रहेगी। व्हाइट की क्वांटिटी ज्यादा है तो हाँ हायर सर। चांस है कि तुम्हारे हाथ में व्हाइट ही मार्बल आएंगे। तो यहाँ पर भी मैक्सवेल वही चीज को हाँ एक्सप्लेन कर रहा है, बोल रहा है कि जब भी कोई चीज में, जब किसी चीज में क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, जैसे मान लो इस ग्राफ से समझाता हूँ उसी चीज को। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में नीचे स्पीड है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, और ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है गैस मॉलिक्यूल की। मान लो तुम्हारा एक सिलेंडर है, जिसको मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ सिलेंडर। तो देखो शुरुआत में क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ी है वैसे वैसे गैस पार्टिकल की क्वांटिटी भी बढ़ी। यानी यहाँ पर क्या बता रहा है
कि गैस पार्टिकल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे स्पीड दुगना बढ़ रही है, करेक्ट। फिर एक पिक पर आ गई, ये जो रहता है ना माउंटेन का चोटी बोलते हैं जिसको, हिमालय की चोटी, इसको पिक पॉइंट बोलते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स होंगे और उनकी स्पीड क्या क्या, उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है क्या इस हिस्से में? नहीं, सबसे ज़्यादा तो यहाँ होगी, बरोबर ना, राइट एकदम डायरेक्शन में। इधर मैं बोल सकता हूँ कि ना ही ज़्यादा होगी ना ही कम होगी, बरोबर, मॉडरेट स्पीड होगी, बरोबर। और ये वो प्लेस रहेगा, ये वो प्लेस रहेगा इस गैस पार्टिकल का जहाँ पर गैस पार्टिकल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी, बरोबर। तो वो प्लेस जहाँ पर गैस पार्टिकल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है उस वेलोसिटी के छोर को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, MPV बोलते हैं। तो इसी चीज को मैक्सवेल समझा रहा था इस थैले से। तो थैले में क्या मैंने बताया कि जब तुम थैले में डालते हो तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी गैस पार्टिकल की किधर पे? मीडियम स्पीड में। अब जारी बात है, मैं एक टैंक से एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा अच्छे समझेगा। देखो मान लो इस टैंक के अंदर बहुत सारी मछली है, ठीक है, मछली है छोटी बड़ी। अब तुम्हें पता जो छोटी मछली है तो बहुत तेज होती है, बरोबर। और मान लो उसमें एवरेज टाइप की जो मछलियां है ना, मान लो जो मीडियम साइज की फिश है उनकी क्वांटिटी है 50, और जो स्मॉल फिश है ना उनकी क्वांटिटी मान लो 5 है। तो बताओ अगर तुम टैंक में हाथ डालते हो तो बताओ कौन सी फिश तुम इजीली कैच करोगे, मीडियम साइज की या स्मॉल साइज की? बोलो। मीडियम। आप मीडियम की इसलिए क्योंकि मीडियम की स्पीड भी वैसी रहेगी, तो उनकी स्पीड का रिदम में कैच करना आसान रहेगा। तो यहाँ पर भी इस ग्राफ में अगर देखें तो मैक्सिमम गैस पार्टिकल की स्पीड क्या है? मॉडरेट होती है, इस बिटवीन में आएगी। इन गैसेस पार्टिकल तुम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, पर वो गैस पार्टिकल जिनकी स्पीड एकदम लो है या जिनकी स्पीड बहुत हाई है, उन गैसेस पार्टिकल की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा किसी भी कंटेनर के अंदर कम होती है। मतलब यहाँ पे मैक्सवेल क्या बोल रहा है कि अगर किसी गैस कंटेनर के अंदर अगर गैस पार्टिकल है तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग स्पीड होती है उनकी। जैसे अगर जो पार्टिकल सरफेस में होंगे तो उनकी स्पीड अलग होगी, कुछ पार्टिकल जो ऊपर की छोर में उनकी स्पीड अलग होगी। मान लो जो ऊपर की छोर में वो बहुत तेजी से घूमेंगे, जैसे तुमने देखा होगा हमारे, अगर अर्थ की एग्जांपल दूं तो आसमान में जो बादल होते हैं वो बहुत बहुत तेजी से मोशन करते हैं, पर वही हवा जब जमीन पर आती है तो उसकी मोशन स्लो हो जाती है। तो स्पीड ऑफ मोशन का डिफरेंस है कि नहीं? हवा के ऊपर प्रेशर कहीं ज्यादा होता है, नीचे प्रेशर कम होता है, बरोबर। तो हवा का फर्क रहता है, हवा की डेंसिटी का भी फर्क होता है। अगर मैं बोलूँ डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है तो जमीन की तरफ हवा ज्यादा होती है, पर जब आप आसमान की तरफ जाओगे तो हवा कम होती जाती है, अंडरस्टूड। तो बोलते हैं उस हिसाब से इनकी तेजी अलग अलग होती है। तो जारी बात है, अगर मेरे पास एक कंटेनर है तो मान लो ये बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से में जो गैस पार्टिकल की स्पीड है वो कॉमन है, पर जब तुम कोने पे जाओगे ना, ऐसा कोने में, तो इन कोनों पे जो गैस के पार्टिकल है ना उनकी स्पीड या तो ज्यादा या तो एकदम स्लो। तो जारी बात है तुम्हारा ध्यान किस पे रहेगा? जो कॉमन स्पीड रखेंगे, समझ में आया? तुम इनको नहीं पकड़ोगे क्योंकि इनकी स्पीड या तो एकदम ज्यादा है या तो एकदम स्लो, तो तुम्हारे लिए इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी कम है, बरोबर। तो इस केस में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पार्टिकल है, जैसे अगर मैं इतने हिस्से को लूं तो इस हिस्से में जो गैस पार्टिकल की क्वांटिटी 20 है, मतलब कम है गैस पार्टिकल, एज वेल एज इनकी स्पीड भी कम है, तो ये तो इग्नोरेंस हो गए। और अगर नेक्स्ट केस देखो तो यहाँ पर गैसेस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा हुई है, पर इन गैसेस पार्टिकल की भी क्वांटिटी कैसी है? कम है। तो जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी या जिनकी स्पीड बहुत कम रहेगी उस गैस पार्टिकल की क्वांटिटी किसी भी गैस कंटेनर में कम होती है। सबसे ज्यादा कौन से गैस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंटेनर में? जिनकी स्पीड ना ही ज्यादा ना ही कम, मॉडरेट या एवरेज होती है। समझ में आया? तो किसी भी कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एवरेज स्पीड में मोशन करते हैं, ना ही तेज ना ही स्लो। समझ में आया मैक्सवेल क्या एक्सप्लेन करना चाहता था यहाँ पर? किसको डाउट है क्या? फरहान, कुलसम, फैज, कोई डाउट है? राइट सर। जी सर। समझा ना मैंने क्या एक्सप्लेन किया तुम लोग को? तो सबसे ज्यादा पार्टिकल कौन से होते हैं किसी भी गैस में? जिनकी स्पीड एवरेज होती है, ठीक है। तो इस ग्राफ में साइंटिस्ट ने उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, उसने उसने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले, मान लो ये ग्राफ लेते हैं और इतना छोटा सा एक एरिया ले लिया है, ठीक है। तो इस स्मॉल एरिया का मुझे क्या पता करना है कि इस एरिया में स्पीड की कंडीशन क्या है। तो इतने एरिया के हिस्से में मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर जो पार्टिकल की जो स्पीड है उस स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि ना ही ज्यादा होती है ना ही कम होती है, ठीक है।
तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे डीएन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन वी एंड पी वी प्लस डी वी। ये वो प्लेस है जहाँ पर वो बिटवीन में, तो बिटवीन में की वेलोसिटी क्या रहेगी, वी एंड वी प्लस डी वी, नहीं ज़्यादा नहीं कम। कैपिटल ने किसको रिप्रेजेंट करा है, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस को। वी प्लस डी वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल हैव स्पीड बिटवीन, ये वो सर मॉलिक्यूल वो को मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा का है। वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं है? देखो ये वी मैक्सिमम को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, लो को वी प्लस डी वी से, ऐसा भी बोलते हैं, या उल्टा बोलते हैं, ये वी है और ये वी प्लस डी वी, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड बढ़ते जाएगी। क्या बोल रहे हो तुम? यस पराग। वही से पूछ रहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन वी एंड वी प्लस डीवी। ये मैक्सवेल के हिसाब से ये वैल्यू पुट की गई है। उसने क्या बोला कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगी वैसे वैसे डीवी को सर बढ़ाते जाओ। डीवी मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी ना? स्मॉल चेंज इन स्पीड, यस। हम धीरे धीरे हाँ स्पीड को बढ़ाते हुए देख रहे हैं, ग्राफ में हाँ। बदलाव किया। फिर उस बेस पे उसने एक फॉर्मूला भी बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया, बोला कि जो बिटवीन में जो स्पीड का जो बदलाव आ रहा है ना, वी प्लस डी वी, उसके बीच में ही तो हमारा ग्राफ सबसे हाई पिक करता है, इन दोनों के बीच में। उसकी वैल्यू उसने क्या बताया, ईटा वी डी वी बताया। समझ में आया? तो ईटा वी डी वी क्या है, वो मोस्ट प्रोबेबल प्लेस है जहाँ पर स्पीड सबसे ज्यादा रहती है, जहाँ पे क्वांटिटी भी गैस पार्टिकल की और सर ईटा सबसे क्या है? ज्यादा रहती ईटा क्या, ईटा को क्या बोलते हैं? है। ईटा का एक मिनट, मैंने ईटा यहाँ पे कहीं रिप्रेजेंट किया, हाँ। ईटा यहाँ पर ये दोनों की स्पीड के मिड पोजीशन को बता रहा है, मिड पोजीशन ऑफ दो टू वेलोसिटी को बता रहे हैं यहाँ ठीक है। पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, डी एन इज इक्वल टू एम। में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। डी एन का मतलब तो हमें पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस बिटवीन टू स्टेज, है ना, बिटवीन स्टेज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एंड ये किसको बता रहा है, पूरे मॉलिक्यूल ऑफ गैस को। एटा किसको बता रहा है, वो हाई पिक जहाँ पर नंबर ऑफ गैस की क्वांटिटी भी ज्यादा है और गैस मॉलिक्यूल भी ज्यादा है। डीवी किसको बता रहा है, स्मॉल चेंज इन इंक्रीजिंग इन गैस। अगर ये डेरिवेशन समझा तो इसी को एन को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये बन गया अपना डेरिवेशन। ये वाला हिस्सा गैस की क्वांटिटी का बता रहा है, ये वाला पार्ट गैस की स्पीड को बता रहा है। क्लियर? तो ये डेरिवेशन तुम लोग को ऐसा रेड बॉक्स में दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तो इसको समझ लो, अच्छा है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये वाला डेरिवेशन हम लोग ने कर लिया, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी बॉयल्स लॉ नहीं आएगा, ये बोर्ड एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया। थर्मोडायनेमिक लॉ, ये जो जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक है ना, इसको आगे अभी ये थर्ड चैप्टर है ना, फोर्थ चैप्टर थर्मोडायनेमिक आ गया, तो उसके अंदर ये जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन सर इसका रिफ्लेक्शन। लॉ बस एक छोटा सा एक्सप्लेन कर दो ना। करने को तो ठीक है, लेकिन वहां पे भी फिर आएगा वापस। जीरोथ लॉ क्या बोल रहा है कि जो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताता है। मान लो तुम्हारे पास दो कंटेनर, एक कंटेनर में जो पानी है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे कंटेनर में जो पानी है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पानी को एक पाइप से जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये याद रखो, ये दोनों पाइप जब जोड़ेंगे तो इनका जो क्वांटिटी है, मतलब पानी का जो स्तर है, पानी है, वो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या ट्रांसफर होना चाहिए, हीट। जाहिर बात है हीट तो ट्रांसफर हो ही जाएगी, चाहे कितना भी आइसोलेशन रखे। तो क्या होगा, जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दोनों पानी तो आपस में मिक्स होंगे, तो एक केस में क्या होगा, दोनों का जो टेम्परेचर वो सेम हो जाएगा, ये भी 25 बन जाएगा, ये भी 25 बन जाएगा। तो ऐसा कोई कंडीशन जिसमें दो चीजों का या दो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाए, बरोबर, उसको ही थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ में आया? तो घर में तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, दो ग्लास ले लो, मान लो एक ग्लास का पानी बहुत ठंडा है, दूसरे में सादा पानी है, तुमको उसको भी ठंडा करना है, तो दोनों ग्लास को मिक्स कर दो आपस में, मिक्स करके फिर बाद में वापस से क्वांटिटी सेम कर दो, तो मैंने कहा ये थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आया? हाँ बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं होती। आप लोग आ जाते हैं अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट में, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अब यहाँ पर सपोज करते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, ये ग्लास हो सकता है, ये मेटल हो सकता है, ये प्लास्टिक, कुछ भी हो सकती है। अब क्या करो, इस पर कोई लाइट एनर्जी पास करो। लाइट मतलब जैसे तुम लोगों को पता है ना, फोकस लाइट होती है, उसमें से लाइट तो निकलती है, उसके साथ हीट भी फील होती है उस फोकस की। देखो अभी, देखो एक बंदा फुटबॉल खेलने जाता है अपना, तो उसको पता है फोकस में से लाइट के साथ साथ गर्माहट भी फील होती है उसकी। तो मैं बोलूँगा वो जो गर्माहट है जो रोशनी से निकल रही है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियन एनर्जी, हीट एनर्जी जो लाइट से निकल रही है। अब ये जो हीट एनर्जी है अरमान, ये इस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है,
अब ऑब्जेक्ट कौन हाँ रहेगा? सर। तो मान लो अरमान फुटबॉल खेलने गया, ठीक है, अब वो खड़ा हुआ है हाँ ग्राउंड में और ये फोकस उसको लग रहा है लाइट को, ठीक है। अब ये अरमान एक ऑब्जेक्ट ही है, ये जो लाइट है या तो इस अरमान की बॉडी में एब्जॉर्ब होगी या तो रिफ्लेक्ट होगी। तो इसमें तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया है ज़्यादातर जो लोग टेस्ट मैच खेलते हैं उन लोगों को व्हाइट कपड़ा पहनाते हैं। तो व्हाइट कपड़ा क्यों पहनाते हैं? क्योंकि व्हाइट कपड़ा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, समझ में आया? अगर ये लाइट पूरी एब्जॉर्ब होते रहेगी तो क्या होगा? आदमी थक जाएगा, है ना, हेडेक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ वही चीज़ हो रही है, जब ये लाइट एनर्जी जब पास हो रही है ना, तो या तो ये ऑब्जेक्ट या ये बॉडी या तो उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम लोग क्यू ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट सर, कर अगर देता है, ब्लैक ब्लैक पेन लिए तो बताते हैं ना अपन, उसके लिए अलग से एग्जाम्पल है नीचे। और अगर ब्लैक लिए तो एब्जॉर्ब करेगा और अगर व्हाइट कपड़ा पहने तो रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब हो करेगा। जाएगा। सर यस, वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना, हाँ वो सब उसके भी स्टडी सबसेंस अभी पे। करने वाले हैं। वेवलेंथ कलर को बताती है, कलर क्या रहेगा और उसका पावर कैसा रहेगा, उसी चीज को भी। हाँ कि एकदम गाड़ी टाइप में एकदम मोटी मोटी एम्पलीट्यूड वाली वेव तुम्हारे पे अटैक कर रही है या पतली पतली वेव, है ना, वेव का पावर का पता चलता है वेवलेंथ से कि तुम पे स्ट्रांग वेव पड़ रही है या लाइट वेव। येलो जो कलर होता है वो स्ट्रांग वेव होती है क्योंकि मिड पे आते हैं ना वो, तो इसलिए ज़्यादा फील होती है हीट एनर्जी। वही जगह व्हाइट कलर कम फील होता है, पर वो भी हार्मफुल होता है क्योंकि व्हाइट कलर में 7 रंग प्रेजेंट होता है। या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो बॉडी पे लाइट एनर्जी बढ़े और वो ट्रांसमिट कर दे उसको, मतलब ना ही रिफ्लेक्ट करे ना ही एब्जॉर्ब करे, डायरेक्टली ट्रांसमिशन। तो यहाँ से एक चीज हम लोग को क्या समझ में आ रही है, कोई भी बॉडी तीन चीज कर सकती है जब इस पर लाइट पास होगी। तो क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जब आप कोई लाइट एनर्जी पास करोगे तो या तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी या तो रिफ्लेक्ट करेगी, क्यू आर क्यूटी का मतलब या तो उसको ट्रांसमिट करेगी। रिमेंबर ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एब्जॉर्प्टेंस और एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं। इसकी कोई भी यूनिट नहीं है एब्जॉर्प्शन लाइट की। एग्जांपल इसकी ब्लैक सरफेस है। बोलते हैं अगर कोई भी काला कपड़ा पहन के, मान लो कोई बंदा है और उसको, मान लो ठंडी के मौसम में तुम लोग ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी लोग ठंडी या ठंडी जगह पर रहते हैं वो लोग मोस्टली ब्लैक कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं ब्लैक कपड़ा? अब मान सर लीजिए लो सूरज लाइट की, एब्सॉर्ब ये करता है। जो सूरज की रोशनी है ना वो पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ब्लैक कपड़ा ना पूरा एब्जॉर्ब करता है, समझ में आया? तो जो भी ब्लैक सर सरफेस इसके या ब्लैक चीज, कलर वो रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है कोई चीज, अब नहीं कोई सबसे ब्लैक ऐसा लाइट नहीं है। मारते हैं वो अभी तुम, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखो फरहान ने एक वर्ड बोला है, कैस कुलसुम अमन, उसने बोला कि जो ब्लैक चीज होती है वो सिर्फ चीजों को अट्रैक्ट करती था, ऐसा नहीं है, ब्लैक चीज रिलीज भी करती है। मैं यहाँ पे एक यूनिवर्स की एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने लेक्चर में भी दिया था। अगर मैं इस ब्लैक होल की बात करूँ तो ये उसकी क्या प्रॉपर्टी है, आई होप तुम लोगों को पता होगा। यूनिवर्स में एक ब्लैक होल है, हमारे अर्थ के भी नियर एक ब्लैक होल है। तुम देख सकते हो यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे तुमको ब्लैक होल दिखाई दे रहा है, इजिली डिटेक्ट कर ले रहे हो, है ना। अब ब्लैक होल की हाँ प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैं आगे देखो लिखता हूँ, लाइट बोलते हैं इतना ज़्यादा ग्रेविटी इसकी स्ट्रांग होती है कि अगर इसके आसपास से कोई लाइट भी जाती रहेगी ना तो ये उस लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उस पूरी लाइट को चूस लेता है। तो बोल सकते हैं पूरा ले लेगा अंदर। अब वो लाइट कहाँ जाती किसी को भी नहीं पता, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को। जैसे मैं कुछ देखता हूँ, कुछ GIF यहाँ पे है, वी आर ट्राइंग। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, चलो एक लाइट है यहाँ से पास हो रही है, अब ब्लैक होल के अंदर जा रही है तो पता नहीं कहाँ से चली जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जो ब्लैक होल होता है वो लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो तुमने कार्टून भी देखा होगा डोरेमोन, इसमें भी ये केस दिखाया है। ब्लैक चीज के अंदर चीज कहाँ जाती है, एकदम पतला रहता है ब्लैक होल। अगर तुम देखोगे एकदम एकदम जैसे पेज होता है ना पेपर, वैसा रहेगा, पर इसके अंदर से दूसरी जगह कहाँ चीज गई किसी को भी नहीं पता। मैं ट्राई करता हूँ कोई GIF मिल जाए। जैसे ये देखो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। इस हाँ एग्जाम्पल हाँ में हाँ, ये बताया जा लाइट रहा है पार्टिकल कि रिफ्लेक्ट कर ब्लैक रहा होल में इतनी ताकत होती है ना कि ये पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है ब्लैक होल। तो यहाँ पर जितनी भी लाइट है, हर एक चीज जो स्मॉल स्टार होते हैं ना, हर एक स्मॉल स्टार एक गैलेक्सी होती है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक होल है ये इतना ज्यादा बड़ा है कि गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्लियर? तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। अगर हम डे टू डे लाइफ में आए तो कौन से एग्जांपल है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी की? लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक या चारकोल। बोलते हैं ये जो लैम्प ब्लैक होता है ना वो 98% लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब अगर आप टॉर्च मारोगे ना तो टॉर्च की रोशनी आपको दिखेगी ही नहीं क्योंकि रिफ्लेक्ट तो करेगा ही है। नहीं। मेरा मेरा एग्जांपल सही हुआ ना? हाँ, तुम लोग जितनी भी दो सभी करेक्ट जाएंगे, कोई भी गलत नहीं जाएगा। तो अब मैं फॉर्मूला कैसे बना, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन अपॉन टोटल रेडिएशन एनर्जी।
अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बना वो समझो। यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो डिपेंड करता है आप कितनी लाइट एनर्जी उस पर मारोगे। तो टोटल लाइट एनर्जी कितना मारोगे उतना वो एब्जॉर्ब करेगा। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ में आया कैसा फॉर्मूला बना? हाँ हाँ बिल्कुल इसी तरह से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बनाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं। अब तुमने देखा था तलवार की धार ले लो, जब तलवार को हम लोग सर, चमकाते सबके हैं। ऊपर सेम ही फॉर्मूले है ना? यस, पर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता हाँ, है, जैसे अगर कोई कॉन्सेप्ट पॉलिश रिफ्लेक्ट। सरफेस को देखें, जैसे मिरर ले लो। हाँ मिरर में क्या होता है, जब आप कोई भी लाइट को मिरर पे मारोगे तो मिरर क्या करती है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, रोशनी फैलती है इससे। या किसी तलवार को, या तुम्हारे पास चाकू, या तुमने देखा ट्रेन के ट्रैक, जब उस पर ट्रेन हाँ, चलती है तो वो रिफ्लेक्ट ट्रेन करते हैं, चमकते चमकते रहते हैं। हैं। वो चमकना क्या है, वो जो शाइनिंग हो रहा है ना हमारी आंखों में शाइनिंग लग रहा है, एक्चुअली वो शाइनिंग नहीं, वो रिफ्लेक्शन है। समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन कितना को किस पे डिपेंड करता है, कितना लाइट एनर्जी मार रहे हो। जितना ज्यादा लाइट मारोगे उतना ज्यादा वो चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, बाइनोकुलर में। और तुमने ये ऐसा स्कोप भी क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग स्कोप। तुमने देखा बहुत सारे बच्चे माचिस की तीली को जलाते हैं, सूरज की रोशनी को ऐसे लेते हैं और उसकी हाँ रोशनी हाँ को हाँ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं, एक फोकस पे लाते हैं, और उससे माचिस की तीली को जलाते हैं। तो ये क्या है, एक सर, रिफ्लेक्टिव इसमें प्रॉपर्टी है। थीटा पर ये आर क्या हुआ था? ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ट्रांसमिशन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है मैग्नीफाई। हाँ हाँ बोलो। सर, वो थीटा आर क्या है? नहीं ये थीटा नहीं है, ये क्यू है। क्यू आर अपन क्यू, ये टी है, हाँ, तो ये जगह सर क्यू टी क्यू अपन। की क्या वैल्यू थी? क्यू की कोई वैल्यू नहीं है, क्यू यहाँ पर, नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं, क्या है वो? क्यू क्या यहाँ पर उसको लेके? लाइट एनर्जी है, लाइट रेडिएंट एनर्जी। क्यू आर है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, लाइट रेडिएंट रिफ्लेक्शन एनर्जी, कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो टोटल कितना आप लाइट अच्छा, मतलब मारोगे। कितना हाँ कितना यस, रिफ्लेक्ट किया अपॉन यस, टोटल रिफ्लेक्ट, है ना? टोटल कितना आपने लाइट पास किया। आप जितना हाँ, पास करोगे, ठीक है। अब मान लो कितना आप पास करोगे लाइट रेडियन एनर्जी, क्यू है लाइट रेडियन एनर्जी, उतना लाइट ट्रांसमिशन होगा। क्यू टी क्या है, लाइट एनर्जी ट्रांसमिशन, ठीक है, उस मीडियम से। तो आपने अब हम लोग ने ये डेरिवेशन निकाला था, क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। आप क्या करो, पूरे इस इक्वेशन को डिवाइड बाई क्यू करो, तो डिवाइड बाई क्यू, क्यू क्यू क्यू, ना दिस क्यू हाँ, क्यू इज कट, क्या मिलेगा 1। ये 1 क्या बता रहा है, एंड क्यू है अपॉन क्यू किसका सबको फॉर्मूला मिल है, रहा ए है कि का। तो 1। क्यू आर अपन क्यू किसका फॉर्मूला है, क्यू आर का। क्यू टी अपन क्यू किसका फॉर्मूला है, टी का। बरोबर ना? तो इससे क्या पता चल रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं ये बताता है कि एनर्जी किसी एक चीज में अच्छी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक ही एनर्जी में अच्छा होगा, या तो वो पूरा ही एब्जॉर्ब करेगा, या तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, या तो ट्रांसमिशन करेगा। पर एक वक्त में वो एक ही चीज करेगा, या तो वो एक वक्त में एब्जॉर्ब करेगा, या तो एक ही टाइम पे रिफ्लेक्ट करेगा, या तो एक ही टाइम पे ट्रांसमिशन करेगा। आप लोग समझ में आया कैसे इस डेरिवेशन को रीड करते हैं, इक्वेशन को समझ में आया वन हाँ कैसे हो रहा है। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी। तो बोलते हैं 3 टाइप्स की बॉडी होती है। एक होती है अथर्मनस बॉडी, दूसरी होती है डायथर्मनस बॉडी, और तीसरी होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सबसे पहले पढ़ते हैं अथर्मनस बॉडी। तो मान लेते हैं कि एक बॉडी है, डार्क बॉडी है, उस पर जब लाइट मारी गई, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कॉपर मेटल ही, ठीक है। अब इस कॉपर पे मैंने जब लाइट मारा, मान लो कॉपर या आयरन है, ठीक है, या घर में तुम्हारे चम्मच भी होगा, स्पून। क्या करो, इस स्पून को गैस पे रखो, इस गैस से इसको क्या मिल रही है, लाइट हीट एनर्जी मिल रही है कि नहीं। तो देखो गैस जलता भी रहता है प्लस फ्लेम भी देता है, करेक्ट ना। हम्म, तो क्या होगा, जब चम्मच को देर तक जलाओगे, क्योंकि वो मेटल है स्पून, क्या होगा, वो चम्मच पहले वो सारी लाल एनर्जी हो को जाएगा। एब्जॉर्ब करता रहेगा, करते रहेगा। हाँ उसके बाद वो लाल हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, शुरुआत में उस बॉडी ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब वो एनर्जी को संभाल नहीं पाया तब उसने उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट किया, तो वो रिफ्लेक्शन हमें लालपन से जाहिर होता है। एक्चुअली लाल नहीं हो रहा, वो क्या बता रहा है कि वो अपनी एनर्जी को अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितना इसको एब्जॉर्ब हाँ करना था कर लिया, अब वो नहीं कर सर, पा पर रहा। वो जलने के बाद अब वो जो था उसका रेड रेड, उसको ठंडा कर दिया, लेकिन सर वो एक वो जो पैच छोड़ देता है ना, कलरफुल कलर का। हाँ हाँ, तो वो तो क्या कोई है, भी मेटल को जला दे तो वो क्या रहता है? पैच तो उसका जो हिस्सा जल जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है, या जो फ्लेम सर वो जो लेकिन काला नहीं रहता है, वो अलग सा ही कलरफुल रहता है हाँ ट्रू, तुम्हारी मेटल्स बात तो पे। डिस्कस है, लेकिन वो मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री पार्ट में आ जाएगा। अपने यहीं पे अच्छा, स्टॉप ठीक है, करते हैं, क्योंकि वो ठीक है। जानकारी हमें यहाँ चाहिए नहीं, ठीक है। तो मैं हाँ इसलिए हाँ थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर
बर्न करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, जब जला रहे हैं तो वो पहले हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर रहा है, उसी हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। थर्मल बॉडी किसको बोलते हैं, जो एब्जॉर्प्शन करती है और एब्जॉर्प्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी करती है। तो मैं वही फॉर्मूला लूंगा a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, उसमें टी की वैल्यू क्या ले लूंगा, 0। समझ में आया? तो यहाँ पर ये बॉडी एक टाइम पे एक ही चीज कर रही है, या तो एब्जॉर्प्शन कर रही है या तो रिफ्लेक्शन। याद रखो दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकती कोई भी बॉडी। ओके, एग्जांपल क्या रहेगी, वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, लैम्प ब्लैक। समझ गए? नेक्स्ट टाइप है बॉडी डायथर्मल। डायथर्मल बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें एग्जांपल ले लो, घर में तुम्हारे ग्लास लगा होगा विंडो पे, अब विंडो के ग्लास से आप बाहर का भी देख सकते हो, बराबर ना। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, जब लाइट एनर्जी इससे पास होती है तो वो सिर्फ ट्रांसमिट होती है, ये ना ही एब्जॉर्ब करता है ना ही रिफ्लेक्ट करता है उस एनर्जी को, सिर्फ अपने अंदर से पास होकर बाहर निकाल देता है। समझ में आया? तो ये कौन से टाइप की बॉडी हो गई, डायथर्मल। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ग्लास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई एयर, रॉक सॉल्ट। तुमने देखा बहुत जो चीज ट्रांसपेरेंट दिखती है ना, जैसे मान लो तुम सॉल्ट देख रहे हो और यहाँ से जब तुम सॉल्ट को देख रहे हो तो यहाँ से तुमको सॉल्ट का बैक साइड का हिस्सा भी दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा ये डायथर्मल बॉडी है, क्योंकि इसमें से लाइट इजीली पास आउट हो जाएगी। समझ में आया? ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो। डायथर्मल कौन से टाइप की बॉडी होगी, कौन से टाइप का सब्सटेंस होगा, जो ट्रांसपेरेंट। क्लियर? अब थर्ड आते हैं जो मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो हम जानते हैं इनके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी में जब लाइट एनर्जी आप पास करोगे तो वो 98% उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता जाएगा। पर ऑलवेज रिमेंबर एक्सेप्शन, मैंने बताया था साइंस के हर एक थियरी में एक्सेप्शन आता है। एक लिमिट ऐसा आएगा कि ये उस सारी चीज को रिलीज करेगा। जैसे ये जो ब्लैक होल होता है ना, ये एक लिमिट तक किसी चीज एनर्जी को अपनी तरफ अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तुम लोग को तो पता ही होगा हमारी दुनिया में हर एक चीज की एक्सपायरी होती है, बरोबर ना। तो कुछ वक्त के बाद जब इसकी लिमिट आ जाएगी इस ब्लैक होल की, तो जितना भी इसने एब्जॉर्ब किया है वो सारी चीज को ये बाहर निकाल देगा। समझ में आया? तो ये कंडीशन एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की क्वालिटी क्या होती है, वो जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही, अगर वो 98% एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है तो एक्सपायर होने के बाद 98% वो रिलीज करने की भी शक्ति रखता है। समझ में आया? पर अगर मैं बाकी बॉडी की बात करूंगा ना, तो हो सकता है कि ये जो बॉडी है थर्मल बॉडी, वो 60% एब्जॉर्ब कर ले या 80, पर ये जरूरी नहीं कि वो पूरा 60-60 निकाले, हो सकता है 30% ही रिलीज कर दिए। समझ में आया फर्क क्या होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी में? तो जारी बात है, सबसे बेस्ट कौन है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो इसलिए इसकी स्टडी हम लोग ज़्यादा करने वाले हैं। तो स्टडी में सबसे पहला साइंटिस्ट है, उसका नाम है फेरी है। इसने ना लैब में एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाया। अब उसने कैसे बनाया, तो उसने एक सी शेप का मेटल लिया। अब इस सी शेप मेटल में डबल कोटिंग किया उसने, मतलब पहली लेयर में भी मेटल है, दूसरी लेयर में भी एक हॉलो मेटल स्फेयर। उसके बाद जो अंदर वाले हिस्से में तुमको कालापन दिखाई दे रहा है, वो चारकोल हाँ लैम्प ब्लैक है, लैम्प ब्लैक है, सॉरी लैम्प ब्लैक। अब ये लैम्प ब्लैक सर, बनाते लैम्प ब्लैक कैसे? होता क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। लैम्प ब्लैक बनाते कैसे, तो एक कांच लो, इस कांच को पूरा पैक कर दो और उसमें एक लकड़ी डाल दो, ठीक है। अब लकड़ी डालने के बाद तुमको क्या करना है, नेक्स्ट इसको जलाना है। उससे भी पहले क्या करो, इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है इसको आउट कर दो बाहर, यानी इसके अंदर वैक्यूम बना दो ये अंदर। ये लकड़ी जलना चाहिए बट विदाउट ऑक्सीजन। जब ये लकड़ी बिना ऑक्सीजन के जलेगी तो ये तो काली ही होगी, पर ये जो काला हाँ होने पर जो चीज मिलेगी वो रहेगी लैम्प ब्लैक। समझ में आया? तो चलो हमें लैम्प ब्लैक तो समझ में आ गया कैसे बनाते, लकड़ी को जला के। अब ये इसकी कोटिंग कर देंगे हम। अब मैंने बीच में मिड पॉइंट में मैंने कैसे कोटिंग किया, कॉनिकल फॉर्म में कोटिंग किया, ठीक है। अब मैं यहाँ से लाइट एनर्जी मारूंगा। अब बोलते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है ना, कॉनिकल हिस्सा, इसमें 98% लाइट तो एब्जॉर्ब यहीं हो जाएगी। तो कितनी बची अभी मेरे पास, 3% लाइट बची है ना। 3% लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्शन करेगी, ऐसे टकरा टकरा के जो रिमेनिंग कोटिंग है ना वहां पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। समझ में आया? तो ये आर्टिफिशियल बॉडी बनाया था और इससे इसको सक्सेसफुली क्या पता चला कि जो ब्लैक बॉडी होती है इसमें इतनी क्षमता होती है कि वो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, बरोबर ना। 100 नहीं बोलेंगे, 98%। ओके, तो सर बाकी 2%? बाकी 2% देखो ना, यहाँ टकरा के जो रिमेनिंग कोटिंग की है ना लैम्प ब्लैक की, वहां पे हाँ एब्जॉर्ब हो गया।
पर साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि कंफर्मली 100% तो नहीं कर रहा है, एक्चुअली 98 ही कर रहा है जब स्ट्राइक हुआ लाइट, तो उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा, बराबर ना। तो इसलिए वो लोग ने एक्यूरेट वैल्यू बताई कि एक्चुअली 98 100 वो कर सकता है पर एक्चुअली 98 कर पाता है। अब आता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, वही चीज़ को हम लोग अब ग्राफ से समझेंगे। तो मैंने ग्राफ में ये जो साइड है यहाँ पर मैंने एनर्जी को दिखाया है, ये कौन सी एनर्जी है, रेडियन एनर्जी है, बराबर। और नीचे वाला जो एक्स एक्सिस वहाँ के उसको वेवलेंथ से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टेम्परेचर और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी को बताना। तो जो पहली बॉडी है मान लो उसको पे को मैंने कितना हीट किया, 1000 केल्विन हीट किया। अगर मैं 1000 केल्विन हीट कर रहा हूँ तो ज़रा देखो पहले से इसका वेवलेंथ पहले से ही ज़्यादा है ना। अब क्या हो रहा है, हीट करने पर जब मैंने इसकी एनर्जी बढ़ाई, इसमें मान लो मैंने लाइट एनर्जी पास की, तो क्या हुआ, लाइट एनर्जी पास करने पर इसका वेवलेंथ बढ़ा, और लाइट एनर्जी पास की तो और वेवलेंथ बढ़ा, और वेवलेंथ बढ़ा, और एक हाईएस्ट पिक पर पहुंच गया। ये क्या है, पिक वैल्यू होती है। पिक वैल्यू वो होती है जहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन आता है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही है, समझ में आया। अब यहाँ से उल्टा हो रहा है, वेवलेंथ तो बढ़ रहा है पर क्या एनर्जी बढ़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी। आप कितना भी नहीं, वो लाइट कम हो एनर्जी रही है। मारो, लाइट एनर्जी नहीं बढ़ेगी, पर वेवलेंथ स्टिल इंक्रीजिंग, बट लाइट एनर्जी इज, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अब सेकंड केस में क्या करो, सेम बॉडी लो और उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, उसका जब टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वेवलेंथ हल्का सा कम हो गया। अब जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी इस पर रेडिएशन मारा, तो रेडिएशन मारने पर वेवलेंथ इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ और एक पिक तक पहुंचा। उस पिक के पास क्या हो रहा है, हमें कितना भी रेडियन एनर्जी मारो उसके बाद कम हो गया, उसका हाँ। सिर्फ वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है पर उसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही। इसी तरह से मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा और इसी तरह से मुझे पिक वाले ग्राफ सर, ये मिलते जाएंगे। ग्राफ का कोई एग्जांपल दो ना रियल वर्ल्ड में। रियल एग्जांपल में आपने एक ऑर्डिनरी बॉडी ले रहे हैं मान लो, ठीक है, एक ब्लैक बॉडी ले रहे हैं और उसमें हम लोग लाइट रेडियन एनर्जी पास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब उस पास करने पर मैंने पहले देखा कि इस 100 केल्विन तक जब ये रेडियन एनर्जी का टेम्परेचर इस बॉडी पे 1000 केल्विन तक पड़ा तो इसका बिहेवियर कैसा, कितनी एनर्जी इसकी बढ़ी, और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ये कितना रिलीज कर पा रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। क्योंकि कोई भी बॉडी है थोड़ा बहुत रेडिएशन रिलीज करना शुरू कर देता है। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इसका कमजोर हो गया, एक लिमिट तक शुरुआत में थोड़ा लाल हुआ ये ब्लैक, फिर बाद में नॉर्मल हो गया, एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं, मतलब ये रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रहा है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर और हीट मारा, तो हीट मारूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या हुआ, शुरुआत में थोड़ा सा वो बिहेवियर दे रहा था एनर्जी रेडिएशन का, है ना, बाद में वापस वो नॉर्मल हो गया। बोलने का मतलब क्या है कि मान लो कि तुम्हारे पास एक पाइप कुछ इस तरह से जो ज़मीन पे जा रहा है, ठीक है, और तुम यहाँ से उसमें पानी डाल दो। अब पाइप छोटा है तो अगर तुम थोड़ा पानी डालोगे तो वो फटाफट नीचे पहुँचा देगा। मान लो एक बड़ा सा बाल्टी ले लो, अब बाल्टी से पानी डालो तो क्या होगा, इधर से ही वो पानी गिर जाएगा, नल से बाहर अंदर जा पाएगा क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या। पानी की क्षमता कितनी है, इसमें स्लो स्लो डालोगे तो वो प्रॉपर वो फ्लो करेगा। तो बिल्कुल कोई ब्लैक बॉडी है ना, जब आप धीरे धीरे उसको रेडियन एनर्जी दोगे वो धीरे धीरे उस एनर्जी को 100% एब्जॉर्ब करता रहेगा। पर आप एक साथ बहुत जोर से मारोगे ना इस पे रेडियन एनर्जी, तो क्या होगा, वो उल्टा बिहेवियर देगा, स्टार्टिंग में गर्म होगा, बाद में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठंडा हो जाएगा नॉर्मली। ये ग्राफ उसी चीज़ का एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आपने रेडियन एनर्जी बढ़ाया तो स्टार्टिंग में उल्टा बिहेवियर दे रहा था, शुरुआत तक वो एक ऑर्डिनरी बॉडी की तरह बिहेवियर दे रहा था, पर बाद में क्या हुआ, जब हाई पिक तक पहुंचे तो वो अपने बिहेवियर में आ गया, उसने उस लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। समझा अभी, यहाँ तक ऑर्डिनरी बिहेवियर, यहाँ से वो अपने अपनी शक्ति दिखा रहा है ब्लैक बॉडी, यहाँ तक ऑर्डिनरी बिहेवियर, यहाँ से वो अपना पावर दिखा रहा है ब्लैक बॉडी। क्या उसने उस चीज़ को, जैसे तुम लोग ने पिक्चर देखोगे ना मार्वल की, उसमें क्या होता है, सुपरमैन या कोई भी है कैप्टन अमेरिका, स्टार्टिंग में लोग मार खाते हैं, बाद में देखो उन लोगों में शक्ति आ जाती है लड़ने की। तो ये क्या चीज़ होती है, इतना मार खाने के बाद भी इनमें पावर कहाँ से आ जाता है, कैपेबिलिटी बढ़ते जाती है, बरोबर ना। इन्हें उनके पास वो पावर था कि वो लोग लड़ सकते थे, पर वो पावर कैसे धीरे धीरे उनमें ताकत बढ़ती है। तो जब एक साथ ज़्यादा अटैक होता है तो धीरे धीरे उनकी शक्ति बाहर आना शुरू होती है, समझ में आया। तो ब्लैक बॉडी के भी साथ भी सेम केस हो रहा है, उसके पास वो शक्ति है एब्जॉर्ब करने की, पर चीज़ अचानक में उस पर ढकेली जा रही है ना, तो स्टार्टिंग में ऑर्डिनरी बॉडी की तरह बोलते हैं ना, ये जो ऑर्डिनरी बिहेवियर है ना वो कुछ सेकंड के लिए वो कर रहा है, उसके बाद वो अपनी असली पावर में आ जा रहा है।
शुरुआत में आप गर्म हो जा रहा है, बाद में वो एब्जॉर्ब करके अपने आप को नॉर्मल कर दे रहा है। समझ में आया कि वो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। समझ में आया कुलसुम का, अरमान, हाँ फराज? सर। कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है यहाँ पे किसी को? नहीं सर। अगर मैं इस सारे पिक को ऑब्जर्व करूं तो पिक धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है वेवलेंथ से। हाँ ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे वो जो ब्लैक बॉडी है उसका वेवलेंथ डिक्रीज होते जा रहा है। अब मैं इसी ग्राफ को इधर बताता हूँ, वेवलेंथ और टेम्परेचर बेस पे। तो वेवलेंथ कब ज़्यादा था? अगर वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। और जब वेवलेंथ बढ़ता है तो जब वेवलेंथ डाउन होता है मतलब डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी यहाँ पर जो वेवलेंथ है ना और टेम्परेचर है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। और किसी बॉडी का तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उसका वेवलेंथ बढ़ने की बजाय क्या होगा? घटना शुरू होगा। नहीं, अगर किसी ब्लैक बॉडी में तुम ज़्यादा एनर्जी डालोगे ना, जैसे मान लो ये एक ब्लैक बॉडी है और अगर तुम उस पर बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी पास करो तो ये कैसा बिहेव करेगा पता है क्या? वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो सारी एनर्जी को खाना शुरू कर देगा, ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। समझ में आया? ये चीज़ का एक्सप्लेन कर रहा। अंडरस्टूड? हाँ ठीक है, यानी वो अपने आप को उस तरह से मॉडिफिकेशन कर रहा है, उस तरह से स्ट्रांग बना रहा है अपने को। अब इसके बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में विन ने बनाया। विन साइंटिस्ट का नाम है। इसने फर्स्ट टाइम बताया था कि एक्चुअली जो ब्लैक बॉडी किस तरह से बिहेव करती है। तो उसने क्या बताया, अगर किसी ब्लैक बॉडी का आप वेवलेंथ बढ़ाओगे, वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा रहे हो, बरोबर? तो बोल रहा है अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाओगे तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा? डाउन होगा। जाहिर बात है, कोई चीज़ ठंडी हो रही हो क्या शो कर रही है? वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है इस चीज़ को, बरोबर ना? तभी तो वो हम लोग को ठंडी फील हो रही है, पर एक्चुअली ठंडी नहीं है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रही है चीज़ को। अंडरस्टूड? हाँ सर। कोई डाउट आया यहाँ पे? कुलसुम, कहे? ओके, आगे बढ़े। हाँ तो यहाँ पर इस बेस पे उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया। उसने क्या बोला, जो वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जब भी तुमको दो चीज़ अपोजिट दिखानी रहेगी ना तो क्या करने का? अपॉन टी कर देने का। समझ में आया क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन अपोजिशन को बताता है। अगर किसी चीज़ को तुम अपॉन में डालोगे ना इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या पुट कर देंगे वहाँ पे? डी। यहाँ पे बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हील कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू साइंटिस्ट ने निकाली है। कितनी है? 2.898 इंटू 10 का सर पावर और बी माइनस 10। कैसे आया? बी की वैल्यू साइंटिस्ट ने ऑलरेडी निकाली है, कांस्टेंट वैल्यू। तो नहीं, इसका वैल्यू नहीं, बी वो ये फॉर्मूले में कैसे आया? बी तो कांस्टेंट, हम तो कुछ भी कांस्टेंट लगाते हैं, के भी लगाते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला है, ये फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया है तो के मत लगाओ, मेरा नाम का पहला अल्फाबेट लगाओ। समझ में आया? तो उसका कुछ सरनेम वरनेम भी होगा वीन्स का, तो वो उसको बी से रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो उसने जस्ट फॉर अपना एडिशन किया है कांस्टेंट में, और कुछ नहीं। क्लियर है फरहान, अरमान, भाई? हाँ सर। ये हाँ सर सर। कांस्टेंट है, वो कुछ भी ले सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने जानबूझ के प्रीपुट किया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? जैसे अगर हाई टेम्परेचर का कोई स्टार या सन को देखना है तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के बेस पे ही काम करता है ना। वेवलेंथ उस हिसाब से क्या हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, बरोबर? इसके ऐसा यूनिट क्या है? मिलीमीटर केल्विन। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, एग्जाम्पल एप्लीकेशन की, डेरिवेशन पे स्टॉप कर दिया। उसके बाद आते हैं मेयर रिलेशन पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि वी विल स्टॉप, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। और मैं तुम्हें एक ओके टास्क दे सर। देता हूँ स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट क्या बताया था तुम लोगों को याद? ये इंट्रो करके हम स्टॉप करते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक हीट? किसी सब्सटेंस के, सर एक कोई किसी टेम्परेचर, एक यूनिट सब्सटेंस के टेम्परेचर को कितनी अगर हीट 1 लगती है? डिग्री सेल्सियस तक हाँ, बढ़ा दो 1 डिग्री सेल्सियस से तो बढ़ाने उसको के लिए कितनी स्पेसिफिक हीट हीट लगती बोलते हैं। एकदम आसान, देखो 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 1 डिग्री। क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? एकदम परफेक्ट, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट में हम लोग छोटी छोटी हीटिंग पे ध्यान देंगे ना। तो अगर आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हो 1 यूनिट सब्सटेंस का टेम्परेचर, तो बोलूँगा तुम एकदम स्पेसिफिक काम कर रहे हो। यानी तुम एक एक छोटे छोटे जर्रे के टेम्परेचर पे ध्यान देके चीज़ की हीट को इंक्रीज कर रहे हो। तो ऐसे टाइप की स्टडी या डिटर्मिनेशन को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसमें एक और वर्ड आएगा, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या होता है? यहाँ पर दो चीज़ की डिस्कशन होगी, एक मोलार मास की और उसके साथ साथ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की। अगर तुम लोग स्पेसिफिक हीट की तो बात हो ही रही है पहले से, और उसका मतलब हमें पता है।
तो ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, ये मास के बेस पे काम करता है। मान लो तुम्हें 30 ग्राम दिया, तो 30 ग्राम के टेम्परेचर को, हर एक 30 ग्राम की क्वांटिटी को, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के मेथड को प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब इसके लिए कुछ तो नियम रहेगा ना, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या, रूल, हम कैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अगर मुझे क्वांटिटी बेस पे कोई चीज़ मिले तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हमने ये जो डेरिवेशन है वो कल देखेंगे, कल नहीं, अब डायरेक्टली वी विल मीट मंडे। ठीक है, हाँ सर। टाइम मैं बता दूंगा, मोस्टली तो शाम का ही रहेगा। ओके सर 6 बजे